हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को आपको 2 और मॉड्यूल मिल चुके हैं। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स के 2 नए मॉड्यूल आ गए हैं और 1 महीने में आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मॉड्यूल 9 का मैंने वीडियो डाल दिया है और आकलन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। दोस्तों, इसमें जो आकलन है, आकलन के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि आप 70% अंक लाएंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 70% का मतलब यह है कि आपके कम से कम 14 प्रश्न सही होने चाहिए। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि हमारी वीडियोस को देख करके आप अपने ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक जो है पूरा करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। किस उम्र के बच्चों पर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर यह योजना लागू होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो आप जैसा कि आंसर देख पा रहे हैं, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, किस पर कर सकता है? राइट आंसर है दोस्तों बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, ये आप सही लगाइएगा। अगला प्रश्न ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने प्रस्तुत है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा अकादमिक नेतृत्व। आप इस पर टिक कीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, यहाँ पर देखिए, शाला शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, किस पर प्रभाव डालता है? तो राइट आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर, इस पर प्रभाव डालता है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए क्या? चाहिए उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना, अर्थात बच्चा जैसा चाह रहा है उसकी पसंद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है की भागीदारी के प्रकार में सम्मिलित है। अब यहाँ पर काला बना हुआ है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, ये इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो आवश्यक ये है दोस्तों 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, ये आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शाला शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर है बच्चे केंद्र में रहें, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने होगा, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सहभागिता करना। फिर आगे बढ़ते हैं, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वित्तीय प्रबंधन, ये सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको कि तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करना क्षमता को के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान, ये सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं,
वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुकरात संवाद। आप सुकरात संवाद में टिक कीजिएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न होगा, वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, ये प्रश्न पहले ही आ चुका है, सकारात्मक और लचीली मानसिकता इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर जानिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ष लिखा है तो इसके हर प्रश्न के पहले 3 से 6 आपको लगाना है। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक है। क्या है? विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो ऊपर जो मैंने बताया था 3 से 6, उसको आप जोड़ लीजिए, 3 से 9 पढ़िएगा। जहां भी वर्ष लिखा है उसके पहले 3 से 9 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। फिर अगला प्रश्न आता है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। फिर अगला प्रश्न चलते हैं, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है, क्या शामिल है? अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न होगा, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? राइट आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं, ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न होगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर अकादमिक नेतृत्व है दोस्तों, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रश्न रिपीटेड हैं। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, ये इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चों के बीच क्या संबंध होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। फिर अगला प्रश्न होगा, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर है राइट आंसर सत्तावादी होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी कौन सी? विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो राइट आंसर है सहभागिता करना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है किस पर? बच्चों की सीखने की क्षमता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, क्या कर सकता है? बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण कर सकता है। फिर अगला प्रश्न होगा, एक बच्चा अपने बाएं हाथ
से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है उसे चाहिए। यह प्रश्न भी रिपीटेड है दोस्तों, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना, यह प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो इसका राइट आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, यह भी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? राइट आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। फिर अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हो गए हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इतने ढेर सारे प्रश्न बना दिए गए हैं और रैंडमली जब आप खोलते हैं तो आपके जो है मोबाइल पर कौन सा प्रश्न आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसको जटिल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए उससे ज़्यादा कोशिश की गई है। इसीलिए बार बार ऐसा होता है कि अगर हम प्रश्नों को जो है आंसर टिक कर रहे हैं और बार बार खोल करके टिक कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमको याद नहीं रह जाते हैं कि हमने इस प्रश्न का आंसर दे दिया है। इसलिए दोस्तों आप जब अपना प्रश्न करिएगा तो आपके सामने सिर्फ 20 प्रश्न आएंगी और उसमें ये जो हमने आपको वीडियो बना के दिया है ये सारे प्रश्न उसमें समाहित होंगी। हो सकता है 1-2 प्रश्न कुछ और आ जाए तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको 70% मार्क्स जो है अर्जित करना है, अर्थात आपको 14 अंक लाने हैं। 14 अंक जो है आपका आना चाहिए। तो आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कम से कम 14 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 14 प्रश्न से कम सही हुए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप मुझे आगे भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ऐसे ही चाहते हैं कि आपके लिए मैं काम करता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।